कुछ देर बाद 2 वार्ड बॉय आदित्य को स्ट्रेचर से वार्ड में ले गए। सोना और माही भी उनके पीछे पीछे आ गए। सोना आदित्य के बेड के पास बैठ गई। उसने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, तू जल्दी से ठीक हो जा छोटे, हमसे तुझे ऐसे नहीं देखा जा रहा। ये कहकर वो रो पड़ी। माही ने उसे समझाते हुए कहा, तू इस तरह रोएगी तो तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी सोना, फिर आदित्य को कौन संभालेगा। माही ने अपने जेब से रुमाल निकालकर सोना को दिया तो सोना ने उसे लेकर अपने आंसू साफ किए। माही ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा और डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना कि आदित्य को 24 घंटे में होश आ जाएगा, फिर तू किस बात की टेंशन ले रही है। सोना ने कुछ नहीं कहा। माही ने अपनी कलाई घड़ी में वक्त देखा तो उसमें रात के 3 बज रहे थे। ये देखकर उसने सोना से कहा, सोना अब तुझे भी आराम करना चाहिए, रात काफी हो गई है। सोना ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ अब तू भी घर जा, तेरी माँ तेरे लिए परेशान हो रही होगी। हम यहाँ आदित्य के पास हैं, सुबह मिलते हैं। माही ने कहा, यार मैं तुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। सोना ने कहा, हम ठीक है माही, अब तुम जाओ। माही ने एक बार फिर से सोना को अपने गले से लगाकर कहा, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो चली गई। सुबह 7 बजे अंश कमरे में बेड से टिककर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा एकदम सख्त था, पर पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जिसे वह अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहता था। उसके तकिए के पास अब भी वो सफेद रंग का दुपट्टा था जो कल रात सोना से वहां पर छूट गया था। अंश अपनी गहरी सोच में गुम था कि तभी शौर्य उसके रिपोर्ट लेकर कमरे में आया। अंश ने उसे देखकर पूछा, क्या कुछ पता चला? कौन थे वे लोग जिसने कल रात मुझ पर हमला किया था? शौर्य ने एक आह भरते हुए कहा, हाँ, वे लोग तुम्हारे राइवल मिस्टर बंसल के लोग थे और उनके साथ हमारा एक आदमी भी मिला हुआ है। तुम कल क्लब में अकेले थे, इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने तुम पर हमला किया था। बट देयर बैड लक दैट यू आर स्टिल अलाइव। आज तक तुम्हें कोई मार पाया है भला? शौर्य ने कहा तो अंश के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, अब मैं उन्हें दिखाता हूँ अंश रायजादा से उलझने का क्या अंजाम होता है। शौर्य ने धीरे से कहा, तू कभी नहीं सुधरेगा। इतना कहकर उसने अपना सर हिला दिया। तभी अंश ने कहा, वैसे क्या मिस्टर खुराना से बात हुई डील को लेकर? शौर्य ने कहा, हाँ, मिस्टर खुराना सुबह 11 बजे तुमसे मीटिंग करना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें इस हाल में मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अंश उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, ठीक है, 11 बजे की मीटिंग फिक्स करो, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। वैसे भी मेरा इस जगह पर दम घुट रहा है। तभी एक नर्स जिसने हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहनी थी, वो अंदर आई। अंश की नजर उस पर पड़ी तो वह बहुत ध्यान से उसे देखने लगा, जैसे वो ये जानना चाहता हो कि ये वही लड़की तो नहीं जो कल रात यहाँ उसके पास आई थी। शौर्य ने ये देखा तो उसे चिढ़ाते हुए बोला, अंश तू उसे घूरना बंद कर, ऐसा लग रहा है जैसे तू अभी इसी वक्त उसे जिंदा निगलने वाला है। ये सुनकर अंश ने उसे घूर कर देखा तो शौर्य हंसने लगा। नर्स ने अंश के हाथ से ड्रिप निकाल दी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शौर्य ने कहा, सच सच बताना, तू उसे घूर क्यों रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे लग रहा हो कल रात वाली लड़की यही है? अंश ने फिर से उसे घूर कर देखा तो शौर्य चुप हो गया। इधर सोना वार्ड में ही बने वॉशरूम से कपड़े बदलकर बाहर आई। सुबह ही माही उसके लिए कपड़े और जरूरत का सामान लेकर आई थी। सोना ने अपने गीले बालों को टॉवल से साफ किया और आदित्य को देखने लगी। आदित्य अब भी बेहोश था। कुछ देर बाद उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया और माही जो उसके पास बैठी थी उससे कहा, माही, तुम छोटे का ध्यान रखना, हमें कुछ काम है, हम कुछ देर में आते हैं। माही ने कहा, लेकिन इस वक्त तुझे क्या काम है? सोना ने उस कोट को पकड़ा और वार्ड से बाहर जाते हुए बोली, हम आकर तुम्हें बताते हैं। इतना कहकर वो चली गई। लगभग 9 बजे वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द केएस एंटरप्राइज। सोना गेट से अंदर आ गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा तो उससे पूछा, मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? सोना अपने हाथ में पकड़े बिजनेस कार्ड को रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हुए बोली, जी हम यहाँ इनसे मिलने आए हैं, क्या आप बता सकते हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे? रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड को देखकर कहा, ओह तो आपको मिस्टर शाह से मिलना है,
क्या आपके पास उनसे मिलने का कोई अपॉइंटमेंट है? सोना ने कहा। अपॉइंटमेंट? रिसेप्शनिस्ट ने उसका रिएक्शन देखा तो उससे कहा, सॉरी मैम, अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप उनसे नहीं मिल सकती। सोना हैरानी से उसे देखने लगी। सोना ने रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है मिस, प्लीज एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए। सोना उससे जिद करते हुए आगे बोली, प्लीज मिस, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने सोना की जिद के आगे हार मान ली और गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, मैं सर से बात करके आपको बताती हूँ। इतना कहकर उसने लैंडलाइन से किसी को फोन मिलाकर कहा, सर एक लड़की आपसे मिलना चाहती है पर उसके पास आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं है। सामने से किसी ने कुछ कहा तो रिसेप्शनिस्ट ने ओके सर कहकर फोन रख दिया। फिर उसने सोना से कहा, आप सर से मिल सकती हैं, उनका ऑफिस 21वें फ्लोर पर दाईं ओर है। सोना ने उसे थैंक्स कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लगभग 2 मिनट बाद वो 21वें फ्लोर पर एक ऑफिस के बाहर खड़ी थी। ऑफिस के बाहर दरवाजे पर लिखा था, चेयरमैन मिस्टर के शाह। सोना ने उस नाम को पढ़कर गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक भारी आवाज आई, कम इन। सोना ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर चली गई। उसने इधर उधर देखा तो ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। हर एक चीज अपनी सही जगह पर थी। वो ऑफिस को देख ही रही थी कि उसका ध्यान एक आवाज ने खींचा, बोलो, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? सोना ने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया एक बड़ी सी टेबल के उस पार एक आदमी कुर्सी पर बैठा था जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। सोना ने कहा, जी, हम आपसे मिलना चाहते थे क्योंकि हमें आपसे थैंक्स कहना था। कल रात आपने हमारी मदद की और हम आपको थैंक्स भी नहीं कह पाए। पहले आपने हमारे भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की और आपने हॉस्पिटल का बिल भी पे किया। उसके लिए हम आपको पर्सनली थैंक्स कहना चाहते थे। तभी कुर्सी पर बैठे इंसान ने कहा, ओह कम ऑन सोना, डोंट बी थैंक्स। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो और कौन करता? सोना उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, आपको हमारा नाम कैसे पता? तभी कुर्सी पर बैठा आदमी एकदम से सोना के तरफ पलट गया। सोना उसे कंफ्यूज होकर कुछ पल देखती रही। फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें फैल गई। उसके मुंह से धीरे से निकला जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी, पापा। अपने ही पिता को देख सोना इतना शॉक्ड क्यों थी? क्यों वो अपने पिता से अलग रह रही थी? अचानक से उसके जहन में कई सारी यादें ताजा हो गई। पापा, यू डोंट लव अस। मम्मा के जाने के बाद आपने हमें भुला दिया है। आई हेट यू मिस्टर कबीर शाह। यू आर अ सेल्फिश मैन। इस तरह के शब्द उसके कान में गूंजने लगे। उसके सामने खड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके पिता कबीर शाह थे। कबीर शाह दिल्ली के साथ इंदौर के भी एक मशहूर उद्योगपति थे। उनकी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री दिल्ली में थी और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। सोना की माँ जब सोना 8 साल की थी तब एक बीमारी के चलते चल बसी थी। उसके बाद कबीर ने दूसरी शादी कर ली थी। सोना की स्टेप मॉम उसे हर रोज परेशान करती थी और कबीर भी उसके और उसके छोटे भाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। सोना जब 10 साल की थी तब वो आदित्य को लेकर घर से चली गई और कबीर ने भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की थी। 13 साल बीत गए थे इस बात को और आज वो एक बार फिर से एक दूसरे के सामने थे। कबीर के बाल अब थोड़े सफेद हो गए थे और उनकी आवाज में भी काफी बदलाव आ गया था, इसलिए सोना उसे पहली मुलाकात में पहचान नहीं पाई। सोना अब भी उसी तरह हैरान खड़ी अपने पिता को देख रही थी। उसने अपने हाथ में कोट को कसकर पकड़ रखा था। कबीर मुस्कुराते हुए सोना के सामने आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने सोना से कहा, कैसी हो बेटा? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतना कहकर सोना को अपने गले से लगा लिया। सोना की आंखें आंसुओं से भर गई थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल बाद उसने कबीर को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर शाह, हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। ये सुनकर कबीर ने कहा, ओह कम ऑन सोना, तुम किससे झूठ बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें कल रात को ही पहचान लिया था जब तुम मेरी कार में बैठी थी। मैंने तुम्हारे गले में वो तुम्हारी माँ का लॉकेट देखा था। उसकी बात सुनकर सोना ने अपना चेहरा सख्त करते हुए कहा, अगर हमें पता होता हम जिससे मदद ले रहे हैं वो आप हैं मिस्टर कबीर शाह तो यकीन मानिए हम कभी ऐसा नहीं करते।
हम आपसे आज भी उतनी ही नफरत करते हैं जितनी 13 साल पहले करते थे, कबीर ने कहा। इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आने से डर लग रहा था। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें अपने बारे में बता दिया होता तो तुम कभी भी मुझसे मदद नहीं लेती, चाहे तुम आदित्य को मरने के लिए छोड़ देती। सोना ने ये सुना और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कबीर ने उसे कंधों से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें ढूंढने में दिन रात एक कर दिया था, पर तुम मिली तो कैसे। इस हाल में अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और आदित्य को मेरे साथ दिल्ली ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे रहते इतना सफर करने की जरूरत नहीं है सोना। सोना ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। हम यहाँ आपको थैंक्स कहने आए थे मिस्टर शाह, और आपने जो हमारे भाई के इलाज के लिए बिल पे किया उसे हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। उसने इतना कहा और कोट को कबीर के तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने उसके हाथ को देखा, फिर अपने चेहरे पर निराशा के भाव लाते हुए कहा, तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो जितनी 13 साल पहले थी, बिल्कुल भी नहीं बदली। ये सुनकर सोना ने कहा, हमारे पास आपकी बकवास बातें सुनने का वक्त नहीं है मिस्टर शाह। इतना कहकर वो कोट को कबीर के हाथ में पकड़ाकर चली गई। उसके जाने के बाद कबीर ने अपने हाथ में पकड़े कोट को देखा और उसे जमीन पर पटकते हुए कहा, ये कभी मेरी बात नहीं मानती। आई थिंक अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोना अपने पापा से मिलकर वापस हॉस्पिटल आ रही थी। अपने पापा से इतने सालों बाद मिलकर उसके अंदर इमोशंस की बाढ़ आ गई थी। 13 साल बीत गए थे उस बात को, पर आज भी उसके जहन में अपने पापा के लिए वही इमेज थी, एक केयरलेस एंड सेल्फिशनेस इंसान की। उसने मन में सोचते हुए कहा, अगर आपको हमारी इतनी ही परवाह थी तो आपने हमें 13 साल पहले जाने से क्यों नहीं रोका? क्यों आपने हमारा ख्याल नहीं रखा जब माँ के जाने के बाद हमें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी? आपको हमारा नहीं तो आदित्य का तो ख्याल होता। सोना अपने सोच में गुम चली आ रही थी। वो रोड पार करते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा ही रही थी कि उसने देखा एक ठेले वाला रोड क्रॉस कर रहा है और उसी वक्त एक ब्लैक कार तेज रफ्तार से हॉस्पिटल कैंपस से बाहर निकली और सीधा उस ढेले से टकरा गई। सोना तेजी से उस ठेले वाले के ओर भागी। उसने उसे जमीन से उठाते हुए पूछा, बाबा आप ठीक हैं? वो बूढ़ा आदमी अपना सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसके ठेले का सारा सामान रोड पर बिखर गया था। सबका ध्यान अब उन्हीं की तरफ था। वो ब्लैक कार ठेले से टकराने के वजह से सामने कुछ दूर जाकर रुक गई थी। सोना गुस्सा करते हुए उस गाड़ी की ओर बढ़ी और गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए बोली, ओ मिस्टर, कार से बाहर आओ। क्या आप रोड पर चल रहे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हो जो इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहे थे? अब तक भीड़ जमा हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उस लड़की को गुस्से से देख रहा था। सोना बिना रुके शीशे पर अपना हाथ मार रही थी। तभी कार का दरवाजा खुला और ऊपर से नीचे तक काले रंग का कपड़ा पहने हुए एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा देखकर सोना की आंखें बड़ी हो गई। सोना ने उसे पहचान लिया था। ये वही आदमी था जो कल रात आईसीयू में उसे मिला था, जिसे उसने पानी पिलाया था, जिसके बारे में सोना अब तक भूल चुकी थी। सोना के सामने खड़ा वो शख्स उसे अपनी काली गहरी आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हो, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सोना ने सोचते हुए मन में कहा, एस ही अ रोबोट? सोना अभी अपनी सोच में गुम ही थी कि उस आदमी की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। What do you want from me? सोना उससे दूर हट गई और उसे देखते हुए मन में बोली, Why does his aura feels intimidating? कल रात जिस तरह वो उसके सामने कमजोर था, आज बिल्कुल उसके अपोजिट बहुत ही डोमिनेटिंग लग रहा था। सोना खुद को संभालते हुए बोली, You should say sorry to him, Mr. अंश ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए इम्पेसेंटली कहा। What? सोना ने कहा, लगता है आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। हमने कहा आपको उनसे सॉरी कहना चाहिए और उनके नुकसान की भरपाई भी करनी चाहिए। अंश ने ये सुना और उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई पागल हो। जल्द ही उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने सोना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लड़की, तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त किससे बात कर रही हो? सोना ने आज लाइट ब्लू चूड़ीदार सूट पहना था। उसकी खूबसूरत नीली आंखें, मेकअप के नाम पर होठों पर सिर्फ लिप ग्लॉस, माथे पर काली बिंदी और दोनों हाथों में कुछ चूड़ियां थी।
कानों में छोटे छोटे झुमके थे और उसके काले लंबे बाल गूंथे हुए थे। इस वक्त सोना बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो अंश रायजादा है ना? तभी दूसरे ने कहा, अब तो ये लड़की गई काम से। सभी उन दोनों को घेर के खड़े थे। अंश के बॉडीगार्ड्स भी वहां आ गए थे। एक बॉडीगार्ड सोना की तरफ बढ़ने लगा तो अंश ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उसे अपने सामने खड़ी इस नीली आंखों वाली लड़की से वही खुशबू महसूस हो रही थी जो उस दुपट्टे से आ रही थी। अंश अपनी सोच में गुम था कि तभी सोना की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, हमें नहीं पता आप कौन हैं, बस हम इतना जानते हैं कि आपने इन्हें हर्ट किया है, इसलिए आपको सॉरी कहना चाहिए। सोना के अंदर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ रही थी। वो अपने सामने खड़े ग्रीक गॉड जैसे दिखने वाले आदमी की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अंश ने गुस्से से उसे देखा, फिर उसने अपनी अकड़ में कहा, मैं शिवांश सिंह रायजादा हूँ, जिसने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा, और तुम चाहती हो मैं इस 2 कौड़ी के इंसान से माफी मांगू। तभी ठेले वाला सोना के पास आया और बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए धीरे से बोला, बेटा रहने दो ना, हमारी ही गलती थी, क्यों बात को बढ़ाना। ये सुनकर सोना बोली, नहीं बाबा, गलती आपकी नहीं बल्कि इस आदमी की है, तो सॉरी भी इन्हें ही कहना चाहिए। ये सुनकर ठेले वाला चुपचाप खड़ा हो गया। सोना ने अंश से एक बार फिर से कहा, लुक मिस्टर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको जानने में, इसलिए आप हमारा और अपना वक्त बर्बाद न करते हुए जल्दी से इनसे सॉरी कहिए और इन्हें इनके नुकसान की भरपाई करके जाइए, यहाँ से जाने दीजिए। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? अंश उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आज तक किसी ने भी उससे इतनी बदतमीजी से बात करने की जुर्रत नहीं की थी, और इस लड़की ने आज 4 लोगों के सामने 2 बार उसे भला बुरा सुना दिया था। अंश ने गुस्से से कहा, तुम मुझे समझा रही हो? मुझे? अंश रायजादा को? सोना ने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और उसे घूरते हुए बोली, जी हाँ, अगर आप गलत हैं तो आपको सॉरी कहना चाहिए, इतना बेसिक मैनर तो पता ही होगा आपको। सोना की बातें अंश के गुस्से पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही थी। अंश से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्से में सोना की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सॉरी सुनना है तुम्हें हो? इतना कहकर वो सोना के होठों पर अपने होठ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। क्या होगा अंश के इस कदम का अंजाम? क्या होगा सोना का रिएक्शन? क्या है कबीर की सच्चाई? क्यों वो किसी भी हाल में सोना को वापस बुलाना चाहता है? अंश सोना के होठों पर अपने होठ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर सोना की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाकर अपनी पूरी ताकत से उसे एक तमाचा मार दिया, जिससे अंश का सर एक ओर झुक गया। उसने गुस्से से सोना को देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू। इतना कहकर सोना के दोनों हाथों को पकड़कर मोड़ते हुए कमर से लगा दिए। फिर दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़कर बिना वार्निंग के किस करने लगा। इस बार उसके किस करने में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वो सोना के होठों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। कुछ देर बाद सोना की सांसें उखड़ने लगी तो अंश उससे दूर हुआ, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। सोना की सांसें तेज हो चुकी थी और उसका शरीर घबराहट की वजह से कांप रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू थे और वो सहमी नजरों से अंश को देख रही थी। अंश को बहुत गुस्से में देखकर उसने इस बार कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर अंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और सोना के पास आते हुए अपनी हस्की वॉइस में बोला, याद रखना, मेरा नाम अंश रायजादा है, जिसे झुकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रही बात सॉरी की तो भूल जाओ, अंश रायजादा ने आज तक न किसी से सॉरी कहा है और न कभी कहेगा। सोना के गले से अंश की गर्म सांसें टकरा रही थी, जिससे उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर ली। उसने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस रही थी। अंश ने उसकी बंद पलकों को देखा जो नम थी। ये देखकर उसने उसे छोड़ दिया तो सोना ने झट से अपनी आंखें खोली। अंश ने उसके होठों के किनारे पर लगे खून को अपने अंगूठे से साफ करके कहा, अगली बार मुझसे उलझने से पहले उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती उतना बुरा कर सकता है ये अंश रायजादा। ये कहते हुए उसने अंगूठे पर लगे खून को अपने होठों से लगाकर कार के पास आ गया। उसने कार से नोटों के 2 बंडल उस ठेले वाले के हाथ में रखते हुए कहा, और ये तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है उसके लिए। इतना कहकर एक बार सोना को देखते हुए कार में बैठ गया।
इस बार भीड़ ने अपने आप ही उसके लिए रास्ता बना दिया और वो चला गया। सोना बुद्ध बनकर उसी जगह खड़ी थी। तभी ठेले वाला अंकल उसके पास आकर बोला, बेटी तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन साहब ने तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा कर दिया होता तो फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। सोना बस चुप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना है। उस आदमी ने सोना के आगे हाथ जोड़े और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सोना ने उल्टे हाथ से अपने होठ को साफ किया और अपने चारों तरफ देखने लगी। वहां पर जमा भीड़ अब सोना को ही देख रही थी। उनकी अजीब नजरों को अपने ऊपर महसूस करके वो काफी डर गई। उसने खुद को संभाला और हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। सोना सीधे अपने भाई के वार्ड में आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टिककर जमीन में बैठ गई। फिर उसने अपने दोनों घुटनों पर अपना चेहरा छुपा लिया और रोते हुए बोली, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है महादेव? क्यों आप हमें हर बार एक ही जगह पर लाकर पटक देते हैं? क्यों? इतना कहकर वो सुबकने लगी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और वो वहीं पर बैठे बैठे ही सो गई। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर किसी के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। उसके सामने अंश सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले थे। उसके एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। वो आदमी अंश के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंश अपने हाथ में गन को घुमाते हुए बोला, शेखर तुम्हें पता है ना मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा कहते हुए वो सामने की ओर थोड़ा सा झुका। उसकी दोनों आंखों में तूफान जैसा कुछ था। शेखर अंश का खास आदमी था, पर उसने कल रात ही उसे उसके दुश्मनों के साथ मिलकर धोखा दिया था और उसे मारने का प्लान बनाया था। अंश की भयानक आवाज सुनकर शेखर को पसीना आना शुरू हो गया। उसने अपने माथे का पसीना अपने हाथ से पोंछते हुए कहा, सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अंश ने अपने कड़क आवाज में कहा, मुझे पता है तुम मेरे दुश्मनों से मिले हुए हो और कल रात क्लब में तुमने ही मुझ पर हमला करवाया था। तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा? ऐसा कहते हुए वो इस आदमी के आंखों में देखे जा रहा था। शेखर की हालत खराब हो गई थी। उसने रोते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं शेखर की बात पूरी हो पाती उससे पहले उसके सिर के बीचों बीच एक गोली आकर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। अंश ने गन से निकल रहे धुएं को फूंक मारते हुए कहा, आई हेट लायर्स। इतना कहकर वो उठा और शौर्य से बोला, इसे कहीं फेंक दो। कल की न्यूज में इसका फोटो आना चाहिए। मेरे दुश्मनों को भी तो पता चलना चाहिए मुझसे उलझने वालों का क्या अंजाम होता है। उसने ऐसा कहा तो एक बार फिर से उसके दिमाग में इस नीली आंखों वाली लड़की का ख्याल आया जिसके बारे में वो पूरे दिन सोच रहा था। उसकी घबराई हुई नीली आंखें बार बार अंश की आंखों के सामने आ रही थी, जो अंश को बेचैन कर रही थी। एक बॉडीगार्ड ने उसके हाथ से गन ले लिया और उसे एक टॉवल दे दिया। उसने अपने दिमाग से उसके ख्यालों को झटका और अपना हाथ साफ करते हुए बोला, दिल्ली जाने की तैयारी करो। इधर सोना आदित्य के पास बैठी थी। उसने डॉक्टर से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी, इसलिए आदित्य के पास रहने के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं था। आदित्य को अब भी होश नहीं आया था। सोना ने वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तभी सोना को अपने पेट में मरोड़ उठने लगी, क्योंकि उसने सुबह नाश्ता के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। वो कैंटीन के तरफ आई, तभी उसने कुछ स्टाफ को आपस में बात करते सुना। हाँ ये वही है, जब वो सब हो रहा था तब मैं भी वहीं पर था। मैंने देखा इसने जानबूझकर सीन क्रिएट किया था। दिखने में तो कितनी सीधी साधी है, पर हरकतें देखो इसकी। इसने द ग्रेट अंश रायजादा को फंसा लिया। सच अ गोल्ड डिगर। सोना के कान में ये आवाज पड़ी और उसके कान खड़े हो गए। वो उनके पास आकर बोली, क्या कहा? उस स्टाफ ने कुछ नहीं कहा और टीवी पर चल रहे न्यूज के तरफ इशारा किया। टीवी पर न्यूज चल रही थी। दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर अंश रायजादा आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पर क्यूट फाइट करते नजर आए। उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें थप्पड़ मारा और बदले में अंश रायजादा ने उसे 2 बार किस किया। ऐसा तो तभी होता है जब कपल्स के बीच रोमांटिक फाइट होती है। उन दोनों को किस करते देख वहां पर भीड़ उमड़ गई।
आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोनों कितने करीब होकर पूरी दुनिया को अपना प्यार शो ऑफ कर रहे हैं। कहा जा रहा है वीडियो में दिखाने वाली लड़की एक मामूली सी नर्स है, इसके अलावा उसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। वीडियो में अंश का चेहरा तो साफ नजर आ रहा था पर सोना ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सोना ने ये देखा और उसकी आंखें फैल गई। एक बार फिर से उस दृश्य को देखकर सोना के दिमाग में कई सारे ब्लास्ट होने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश होकर गिर गई। रात 8 बजे कुछ देर बाद सोना को होश आया और वह उठकर बैठ गई। वो अपने भाई के वार्ड में सोफे पर थी। उसने देखा कि आदित्य के बेड के पास कबीर शाह बैठे हैं। सोना को जागते हुए देखकर कबीर उसके पास आते हुए बोले, सोना तुम्हें होश आ गया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी बेटा। इतना कहकर उन्होंने सोना के सर की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन सोना उसे रोकते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर शाह? कबीर ने कहा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो सोना? ऑफ कोर्स मैं यहाँ आदित्य और तुमसे मिलने आया हूँ। सोना सोफे से खड़े होते हुए बोली, लेकिन हमने सुबह कहा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, फिर क्यों आप हमें अकेले नहीं छोड़ देते? कबीर ने कहा, सोना पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही, इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। सोना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, न कल हमें आपकी जरूरत थी और न आज है। हमने जिस तरह से अपना ध्यान पिछले 13 साल से रखा है वैसे ही अब भी रख सकती है। अब आप जाइए यहाँ से। इतना कहकर वह आदित्य के तरफ जाने लगी तो कबीर ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर कहा, इनफ इज इनफ सोना, मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पापा से इस तरह बात करोगी। अगर कल रात मैं नहीं होता तो आदित्य उस सड़क पर पड़ा होता और तुम कुछ भी नहीं कर पाती। कौन करता तुम्हारी मदद? कौन हॉस्पिटल का बिल भरता? अब भी देर नहीं हुई है, अगर मैं चाहूँ तो अब भी आदित्य का ट्रीटमेंट रुकवा सकता हूँ और तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर फिकवा सकता हूँ। सोना ने हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कबीर इस तरह बात कर सकता था। वो कबीर की तरफ देखते हुए बोली, यू कांट डू दैट। कबीर बोला, यस आई कैन। सोना कुछ और भी कहने को थी कि तभी उसे आदित्य की आवाज सुनाई दी। सोना ने अपना हाथ कबीर के हाथ से छुड़ाया और आदित्य के पास आकर बोली, तुझे होश आ गया छोटे, महादेव का लाख लाख शुक्र है। आदित्य को होश आ गया था पर उसकी हालत में अब भी कोई खास सुधार नहीं था। उसके सिर और पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। कबीर सोना के पास आते हुए आदित्य से बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया आदित्य, मैं और तुम्हारी दी बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा पापा हूँ। कबीर शाह। आदित्य ने सोना को ऐसे देखा जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या ये बात सच है, क्योंकि सोना ने जब आदित्य के साथ घर छोड़ा था तब वो बहुत छोटा था। सोना ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने पिता से नफरत करती थी लेकिन इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि इस वक्त आदित्य कबीर के वजह से जिंदा है। सोना ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आए और आदित्य को पूरी तरह से खतरे से बाहर बताकर चले गए। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। आदित्य दवाई की वजह से सो चुका था पर सोना की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। पिछले 2 दिनों से उसके साथ जो हो रहा था वो उसी के बारे में सोच रही थी। पहले आदित्य को चोट लगना, 13 साल बाद अपने पिता से मिलना और फिर अंश का उसके करीब आना। उसका मन बहुत अशांत था। उसने अपनी कलाई देखी जिसको सुबह अंश ने कसकर पकड़ा था, जिससे उसकी कुछ चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी। इधर अंश अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली वापस जा रहा था। उसके चेहरे पर रोज के तरह कोई भाव नहीं थे। उसके हाथ में सफेद रंग का कपड़ा था जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। उस कपड़े से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो अंश को बेचैन कर रही थी। सुबह 9 बजे सोना आदित्य को दवाई खिलाने के बाद उसका मुंह टिश्यू से साफ करके उसके पास बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, छोटे, हमें सच सच जवाब देना, तेरी ये हालत किसने की? आदित्य ने जैसे ये सुना तो वो काफी घबरा गया। उसने कहा, दी, ये सब मेरे साथ उसने किया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके रास्ते में आया तो अगली बार वो मुझे जान से मार देगा और उसने ये भी कहा कि वो आपसे बहुत जल्द मिलेगा। इतना कहकर वो रोने लगा। सोना उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, कोई हमें कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे ठीक होते ही हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर।
आदित्य जिसके बारे में बात कर रहा था उसे सोचते हुए उसकी आंखों में अजीब सा डर था। कुछ देर बाद आदित्य सो गया। सोना उसे छोड़कर रिसेप्शन पर आई। उसने अपने हाथ में पकड़े कार्ड से एक नंबर डायल किया। फोन उठते ही सोना ने बिना किसी भाव के कहा, हेलो मिस्टर शाह, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। कौन है वो जिसने आदित्य की ये हालत की? और सोना अचानक मिस्टर शाह के साथ दिल्ली जाने के लिए क्यों मान गई? किससे भाग रही है सोना?